सुप्रभात सभी को। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति के बारे में। मैंने बताया था कि जो कला होती है वो संस्कृति का वाहक होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कला के विभिन्न रूपों, जिसमें जो सबसे पहला था वो था लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, चित्रकला, शिल्पकला। इन माध्यमों से संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन होता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था कि जो कला एवं संस्कृति है उसके आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया। जो 4 भाग थे, 4 वर्गीकरण हुए थे, क्षेत्रीय वर्गीकरण। उनमें सबसे पहला था मालवा का क्षेत्र और दूसरा था निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ये 4 क्षेत्र थे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो सबसे पहला लोक गायन था मालवा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताया था। तो मालवा के लोक गायन, जिनके लिए हमने ट्रिक बताई थी कि माल भरा बरसाती में, निर्गुणी हीर ले लो संजाति में, ये बता दी थी ट्रिक। ठीक है, जो अगला है वो है निमाड़ी का लोक गायन। आज हम पढ़ेंगे निमाड़ के क्षेत्र में, अर्थात खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में जिन लोक गायनों का प्रचलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके लिए जो ट्रिक है वो है नीम की कलगी मस्तानी जी, गरवा गरवी सिंगा जी। अब देखिए इनके जो लीडिंग कोड है वो क्या है, नीम से आप याद रखिएगा, नीम से हुआ निमाड़ी। ठीक है, जैसे वहाँ माल से हुआ था मालवा। नीम की कलगी मस्तानी जी, गरवा गरवी सिंगा जी। पहला हो गया कलगी, दूसरा हो गया मस्तानी जी, तीसरा हो गया गरवा गरवी और चौथा हो गया सिंगा जी। अब इन शब्दों के जो अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे ट्रिक में काम करेंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें कितनी सरल हो जाती हैं। ठीक है, पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। बाकी आज का जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। नीम की कलगी, कलगी और तुर्रा, ये प्रश्न आ चुका है। कलगी तुर्रा, जो प्रमुख रूप से जो निमाड़ का लोक गायन है वो कलगी तुर्रा ही है। तो नाम से पता चल रहा है कलगी और तुर्रा। तो कलगी और तुर्रा 2 अखाड़े होते हैं। जो 2 अखाड़े होते हैं ये प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली में शिव की आराधना करते हैं। जो कलगी तुर्रा होता है इसमें 2 अखाड़े, जिनमें एक जो अखाड़ा होता है उसका नाम होता है कलगी और दूसरे का होता है तुर्रा। और अखाड़े का जो गुरु होता है या जो नरेट करता है अखाड़े को, वो कहलाता है उस्ताद। ये प्रश्न भी आ चुका है कि कलगी तुर्रा में जो गुरु होता है अखाड़े का वो क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है उस्ताद। ठीक है, तो रात्रि के समय जो वाद्य यंत्र होते हैं इसमें वो होते हैं चंग, जो कि लकड़ी और तारों से निर्मित होता है सामान्यतः, उसकी थाप पर इसको गाया जाता है। अब प्रमुख रूप से ये होता है शिव की आराधना के लिए। शिव की आराधना में एक जो अखाड़ा होता है कलगी, वो माना जाता है कि शक्ति अर्थात माता गौरी का समर्थक के लिए जो अखाड़ा बनेगा वो कलगी कहलाएगा। और तुर्रा होता है भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है तुर्रा अखाड़ा। आपने सुना होगा शिव शक्ति, भगवान शिव और शक्ति अर्थात माता गौरी, माता पार्वती। तो इसमें एक जो अखाड़ा होता है तुर्रा, वो क्या होता है, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। और जो शक्ति होती है, वो जो अखाड़ा कलगी होता है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के बीच जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है 2 अखाड़ों के मध्य, उसे ही कहा गया है कलगी तुर्रा। ये स्पेशली निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित है। और रात्रि के समय चंग पर जो वाद्य यंत्र है वो है चंग, जो कि लकड़ी और तारों से निर्मित होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो शिव और शक्ति के जो शादी से संबंधित है या विवाह का जो सीन है, जिसमें भगवान शिव के जो बाराती के रूप में कोई सांप, बिच्छू, ये सब गए थे ना उनके बारात में। और माता गौरी थी, माता जो पार्वती थी वो तो राजा की पुत्री थी। तो इन्हें इनकी सहेलियों द्वारा जिस तरह से चिढ़ाया गया और जिस तरह से इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ, उनको स्पेशली कलगी और तुर्रा जो अखाड़ा होता है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है मस्तानी जी। मस्तानी, इंसान मस्त कब होता है ये बताइए। इंसान जो मस्त होता है वो तभी होता है जब उसका अंत हो जाता है, सीधी सी बात है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। इंसान की मस्ती प्रारंभ होती है वो कब होती है, जब उसका अंत होता है। क्योंकि जीवन तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहता है, जिंदगी काफ़ी संघर्षशील रहती है। जो असली मस्ती प्रारंभ होती है वो तो हमारे अंत होने के पश्चात ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा भी जाता है अंत ही आरंभ है।
तो मस्तानी से याद रखिएगा कि मशान्या गीत एक कायाभोज गीत है जो निमाड़ के लोग मृत्यु गीत के रूप में समूह में गाते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जो कायाभोज होता है, काया अर्थात देह शरीर, और भोज अर्थात जो तेरहवीं वगैरह होती है, मृत्यु के पश्चात जो भोज हो किया जाता है, भोज दिया जाता है, तो उस समय मसान्या गीत को गाया जाता है। तो मृत्यु गीत जो गाया जाता है निमाड़ के लोग, उसे कहा जाता है मसान्या। ठीक है, कलगी, मस्तानी जी, और उसके बाद है गरबा गरबी। गरबा गरबी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कलगी और तुर्रा, तो गरबा और गरबी। तो गरबा जो लड़कियां के द्वारा किया जाता है, जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, यह स्पेशली जो नवरात्रि होती है उस समय किया जाता है। तो लड़कियों के द्वारा गरबा, और जो नव युवकों द्वारा किया जाता है वो होता है गरबी। ठीक है, तो गरबा गरबी नृत्य, गरबा स्त्रीपरक अनुष्ठानिक लोक गायन है। अनुष्ठानिक अर्थात जो किसी विशेष अवसर पर विशेष कार्यक्रमों में गाया जाता है, और गरबी होता है पुरुष प्रधान होता है। इसके बाद है सिंगाजी। सिंगाजी एक्चुअल में एक बहुत बड़े संत थे। 15वीं सदी में निर्गुणी संत थे सिंगाजी, जिनका जन्म हुआ था खजूरी ग्राम बड़वानी में, अर्थात निमाड़ के क्षेत्र में। इनका जन्म भी निमाड़ी क्षेत्र में हुआ, इसलिए ये वहाँ पर प्रसिद्ध भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो संत सिंगाजी थे वो 15वीं सदी के कवि थे, संत थे। इन्होंने निर्गुणी पदों की रचना की, और उनके निर्गुणी पदों को मृदंग और झांझर होती है जो, उस पर उच्च स्वर में गाया जाता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि संत सिंगाजी, वहीं पे संत सिंगाजी का मेला भी लगता है खंडवा के क्षेत्र में। तो खंडवा के जो संत सिंगाजी थे, उन्हीं के द्वारा रचित निर्गुणी पदों को उच्च स्वर में मृदंग और झांझ के साथ गाया जाता है। तो जो सिंगाजी गीत हैं, सिंगाजी गायन हैं, वो कहाँ पर गाए जाते हैं? निमाड़ के क्षेत्र में। इसके अलावा जो नाथपंथी समुदाय के लोग होते हैं वो नाथपंथी भजनों को करते हैं, जो गोरखनाथ, कबीरवाणी और मीरा के दोहों का जो गायन करते हैं, नाथ जोगियों द्वारा गाया जाता है, उसे बोला जाता है नाथपंथी गायन। तो ये भी निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित है। तो जो 5 हैं वो कौन कौन से? कलगी तुर्रा, मस्तानी से मसान्या हो गया, गरबा गरबी, सिंगाजी, और जो अंतिम है वो है नाथपंथी भजन। ठीक है, तो ये 5 तरह के निमाड़ के क्षेत्र में लोक गायन प्रमुख हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायन। तो बुंदेलखंड के जो लोक गायन हैं वो आपको सबसे ज़्यादा रुचिकर लगेंगे, क्योंकि वैसे भी हम बुंदेलखंड के हैं और हम उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत सरल लगेगा। एक बार याद कर लीजिए ट्रिक को, जीवन भर याद रहेगा, अनंत काल तक याद रहेगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।